हेलो गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। हम लोग आ चुके हैं अपने क्लास 9 के एसएसटी चैप्टर 2 पर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग विशेष जानने को यहाँ पर हम लोग को मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं हम उसको बढ़िया से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में जो समाजवाद था और रूसी क्रांति में, जो यूरोप में समाजवाद था एक रूसी क्रांति कारण था। ठीक है, रूसी क्रांति के बारे में भी पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में। तो हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंजेस, द एज ऑफ सोशल चेंजेस के बारे में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर। तो एज ऑफ सोशल चेंजेस के बारे में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यानी कि सामाजिक परिवर्तनों का युग, सामाजिक परिवर्तनों का युग। यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू सोशल स्ट्रक्चर। Before the 18th century, society was broadly divided into state and orders। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई है ना, जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, जो हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े हैं पहले चैप्टर में, उसमें आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं वो एक आधार बनाया कि हाँ, अगर हम लोग थोड़ा सा एकजुट हों तो हम जीत सकते हैं, हम अपने आप आज़ादी को रख सकते हैं, हम अपने मन से यानी कि अपने किसी का कहने से हम नहीं चल सकते हैं, हम अपने मन से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक आधार रहा है कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ें। तो फ्रांसीसी क्रांति ने एक नई सामाजिक संरचना का निर्माण जो है कि संभावना को यहाँ पर जो है कि खोल दिया था 18वीं शताब्दी से पहले। बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू स्टेट एंड ऑर्डर। 18वीं शताब्दी से पहले अगर देखा जाए तो समाज मोटे तौर पर एक संपदा और व्यवस्था में विभाजित था। ठीक है, यानी कि बस वो एक अपने संपदा और व्यवस्था जिस तरीके से होती थी, जो कहाँ ऐसे नियम है तो यही नियम के हिसाब से चलता रहता था। एक राजा महाराजाओं के नियम के कारण चलता था उनके अस्तित्व में। इट वॉज द एरिस्टोक्रेसी एंड द चर्च हु कंट्रोल द इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। क्या होता था यहाँ विभाजित जो मैंने कि वहाँ यहाँ के जो अभिजात वर्ग थे, यानी जो बहुत ज़्यादा ही चर्चित थे, जो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर थे, और जो चर्च थे जिन्होंने अपने अपने पास सबसे बड़ी पावर यानी कि आर्थिक और सामाजिक शक्ति को रख रखा था और उसी पर इन्हीं का कंट्रोल था। यानी ये जिस तरीके से कहते थे उस तरीके से लोग वहाँ पर कार्य किया करते थे। यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो है कि इकोनॉमिक एंड सोशल पावर जो थी वो किसके पास थी? एरिस्टोक्रेसी यानी कि अभिजात वर्ग होता है। मैं आपको यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी के बारे में बता देता हूँ कि एरिस्टोक्रेसी का मतलब जो होता है वो अभिजात वर्ग होता है। क्या होता है? अभिजात वर्ग उसको कहते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल या उस समय का सबसे बड़ा वर्ग होता था, अभिजात वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अभिजात वर्ग इस तरीके से होता था। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का, इसी टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। अभी जो हम लोग आगे देख रहे हैं क्या है कि अभी कैसे ख़त्म हुआ। तो भारत में अगर देखा जाए, अगर भारत की विशेष बात की जाए कि भारत में कैसे हुआ, तो भारत में राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व को बताया। ये जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए तो ऐसा नहीं है कि केवल हमसे लूट कर गए हैं, ये बहुत सी सामाजिक संरचनाओं को हमको दे कर गए। क्योंकि हमारे देश में भी क्या था, हमारे देश में भी केवल राजा महाराजाओं का देश था और राजा महाराजा ही कार्य किया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में हमारे जो सबसे बड़े अगर प्रवर्तक रहे हैं जो हमारे देश के थे वो राजा राम मोहन रॉय थे। राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो पॉइंटेड आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड मेनी अदर डिस्कस्ड द आइडिया ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप। भारत में राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो फ्रांसीसी क्रांति के जो महत्व था यानी कि क्या उसके फ़ायदे थे उसको लोगों के बीच में जाकर बताया। लोगों ने क्रांतिकारी यूरोप के बाद के विचारों पर चर्चा की और उसके तहत अपना प्लान बनाना, अपनी एक समझ बनाना स्टार्ट की कि भाई हम लोग भी आज़ादी की ज़िंदगी जी सकते हैं, हम लोग को अंग्रेज़ों की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को राजा महाराजाओं की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना जीवन जी सकते हैं, हम अपने मन से कोई कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राजा राम मोहन रॉय का फ़ोटो है और यहाँ पर डेरोजियो का फ़ोटो दिया गया है। आप इनको देख लें क्योंकि ये समाज के बहुत बड़े प्रवर्तक रहे हैं। After the French Revolution, new ideas about the individual right and social changes began to be discussed in Europe and Asia। फ्रांसीसी क्रांति के बाद
अगर देखा जाए फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो व्यक्तिगत आधार था, अधिकार, जो व्यक्तिगत अधिकार थी और सामाजिक के बारे में जो नई विचार परिवर्तन के पर यूरोप और एशिया में चर्चा होने लगी। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपने जब यहाँ पर इन लोगों को डिरिजियो और राजा राम मोहन राय के द्वारा जो बताया गया कि भाई फ्रांसीसी क्रांतिकारी होने से ऐसे ऐसे हुआ, वहाँ के लोग अब अच्छा सा जीवन जी रहे हैं, अपना सबका एक राइट है कि वो यहाँ जैसे वहाँ जा सकते हैं बिना किसी के पूछताछ, या अपना वो कोई भी जीवन याचिका चला सकते हैं, कैसा भी बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं बिना किसी के दिए। तो यहाँ के लोग क्या करने लगे कि बातचीत करने लगे कि भाई ऐसा बहुत अच्छा बात है कि हम लोगों को यहाँ पर पूछ के जाना पड़ता है, उसमें भी किसी का आदेश नहीं मिलता है, हम लोगों को पिटाना पड़ता है, अपने मन से काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो अंग्रेज की जो आप देख सकते हैं कि भारत में भी अंग्रेज बहुत ज़्यादा जुल्म किए हुए थे। तो यहाँ पर जो है कि उन लोगों के बीच में एक चर्चा होने लगी, पूरे यूरोप और पूरे एशिया में पूरा चर्चा होने लगी कि भाई ऐसा अगर समाज में हो जाता कि सभी लोगों को आज़ादी मिल जाती हर कार्य करने की, तो कहीं ना कहीं हम लोग अच्छा जीवन जीते। देयर वेयर अ ग्रुप्स हु वांटेड टू चेंज सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर थॉट एंड विजन्स। ऐसे समूह थे जो अपने विचारों और दृष्टिकोण के अनुसार समाज को बदलना चाहते थे। हमारे पूरे देश में ऐसे बहुत से ग्रुप थे जो अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते थे, यानी कि देश में परिवर्तन लाना चाहते थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अंग्रेज हम पर इतना जुल्म नहीं करेंगे, या फिर हमारे पर कोई राजा महाराजा इतना जुल्म नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ही दबाव में पड़े हुए थे। और कोई ग्रुप अगर ऐसा था भी तो उन पर अत्याचार होती थी, या उनको नक्सलाइट कर दिया जाता था, आतंकवादी कर दिया जाता था, जिसके कारण वो बहुत हद तक हमारी मदद नहीं कर पाते थे। तो लिबरल्स का मतलब जो होता है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, लिबरल्स का जो मतलब होता है वो होता है उदारवादी। ठीक है, लिबरल्स का जो मतलब होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, उदारवादी। रेडिकल्स का जो मतलब होता है वो होता है, आप लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूँ, कट्टरपंथी, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा ही कट्टर होते हैं कि नहीं हम इसी को मानेंगे, हम नहीं हटेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी धर्म को लेकर जो अगर रति रहता है कि नहीं हम यही हमारा धर्म है, यही हमारी रीति है, वही कट्टरपंथी होती है। और यहाँ जो कंजर्वेटिव्स है, कंजर्वेटिव्स का मतलब होता है यहाँ पर रूढ़िवादिता। कंजर्वेटिव्स का मतलब जो होता है वो रूढ़िवादिता, यानी कि जो समाज में चलते आ रहा है उसी रीति रिवाजों को मानने वालों को रूढ़िवादिता कहा जाता था। रूढ़िवादिता, बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से लिबरल्स का मतलब उदारवादी, रेडिकल्स का मतलब कट्टरपंथी, और कंजर्वेटिव्स का मतलब जो होता है वो होता है रूढ़िवादिता। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स वेयर द थ्री मेन ग्रुप दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड। उदारवादी, कट्टरपंथी और रूढ़िवादिता तीन मुख्य समूह थे जो इस अवधि के दौरान उभरे। माने कि उदारवादी उनको कहा गया जो भाई दयालुता के भावना रखे हुए थे। रेडिकल्स उनको रखा गया कि भाई हम यही करेंगे जो करेंगे। कट्टरपंथी लोग देखने को मिले। कंजर्वेटिव कुछ लोग अपने रीति रिवाज को मानने वाले मिले, वो बदलने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो इस तरीके से हम इन तीन चीज़ों को हम लोग को देखने को मिला। हम लोग बारी बारी से इन सभी चीज़ों के विषय में अच्छे से जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। जैसे हम लोग पहला अभी जा रहे हैं लिबरल्स, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहला टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? लिबरल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लिबरल्स क्या होता है? व्हाट इज़ द लिबरल्स? लिबरल्स उदारवादिता को बोला जाता है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। They suggested to change the society and supported the idea based on tolerance of all religions। यानी उन्होंने समाज को बदलने का सुझाव दिया। उदारवादी जो थे, जो ग्रुप थी, वो उन्होंने बोला कि समाज को बदलने का जो है कि एक उन्होंने आइडिया दिया और सभी धर्मों को एक अच्छे तरीके से, एक आधारित तरीके से विचार करने का समर्थन किया कि भाई आप सभी लोग एक समान हैं, आप सभी लोग इबादत कीजिए, अच्छे से रहिए, पूजा पाठ कीजिए, सब तरीके से कीजिए, लेकिन लड़ाई मत कीजिए, आपस में लड़िए मत। दूसरा जो पॉइंट है, दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। इन्होंने क्या किया कि
उन्होंने वंशवादी शासकों को अनियंत्रित शक्तियों का विरोध किया। यानी कि जो ये चलते रहता था कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, जिसके कारण राजा परिवार जो राज परिवार था उसी का बेटा राजा महाराजा बना रहता था। बाकी की जो सेना थी या जो बहुत योग्य व्यक्ति थे वो राजा महाराजा नहीं बन सकते थे। जो कि यहाँ पर इनका बहुत बड़ा ये क्या किए, विरोध किए ये लोग लिबरल्स। ये बोले कि जिसके पास टैलेंट है वो आगे आए, वो राजा बनेगा। दे वांटेड टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। हम लोग थर्ड पॉइंट पर हैं। थर्ड पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है, दे वांटेड टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। यानी कहने का मतलब है कि वे सरकार के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे। जो सरकार के विरुद्ध जाते थे उनका जो अधिकार छीन लिया जाता था, उनके विरुद्ध जो है अगर अधिकार उनके छीने जाते थे तो उनके ये क्या करते थे, उनको सहायता प्रदान करते थे, उनको एक उनके साथ समर्थन में खड़ा हुआ करते थे। फिर यहाँ पर दी गई है, they support a representatives elected parliamentary government and an independent judiciary। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक प्रतिनिधि निर्वाचित संसदीय सरकार और एक समर्थन किया, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक समर्थन पे एक बात की कि भाई अब अगर करना है, सभी लोगों को अच्छा महत्व करना है तो सब कोई एक पार्लियामेंट्री बनाए, पार्लियामेंट्री के हिसाब से वो इलेक्टेड करें, लोगों को गवर्नमेंट को इलेक्ट करें और एक स्वतंत्र, है ना, न्यायपालिका बनाए, जिसके कारण किसी को अगर कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर वो अपनी बातों को रख सकेगा। जज होंगे जो सुनकर बातों को सुनकर सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, सबूतें पेश की जाएंगी। ये नहीं कि किसी के बोलने पर या बहकावे में आकर हम किसी को सजा दे देते थे। जैसे राजा महाराजा पहले के ज़माने में कुछ नहीं सोचते समझते थे, इन द सेंस कोई सबूत पेश नहीं होता था, लेकिन फिर भी अगर उनको लग जाता था कि हाँ ऐसा हुआ है तो बस वो सज़ा दे दिया करते थे। लास्ट पॉइंट जो लिखा गया है कि लिबरल वेर नॉट अ डेमोक्रेट एज द डिड नॉट अ फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज राइट टू वोट एंड दे फेवर्ड वोटिंग राइट ओनली फॉर अ मेन एंड नॉट फॉर वोमेन। उदारवादी जो थे वो लोकतांत्रिक नहीं थे, मतलब कि पूरे तरीके से वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, ठीक है, क्योंकि वो सार्वभौमिक तरीके से यानी सर्व तरीके से वयस्क मताधिकार का समर्थन नहीं करते थे। मतलब कि सब कोई वयस्क है, सब कोई के पास डिसीजन लेने का हक है, इसका वो समर्थन नहीं करते थे। क्या करते थे, वो केवल बोलते थे कि पुरुष को, यानी कि वो मेल को बहुत ज़्यादा ही राइट किया करते थे कि भाई पुरुष को ही जो अधिकार प्राप्त है यानी वोट देने का या किसी को इलेक्ट करने का, सरकार को इलेक्ट करने का। ये जो है कि उदारवादियों का एक सबसे बड़ा कमी था, जहाँ पर वो केवल पुरुषों को महत्व देते थे, महिलाओं को महत्व नहीं देते थे, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग का लिबरल्स पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं रेडिकल्स पर। बात समझ आ रही है? अब हम लोग किस पे बात करने जा रहे हैं? रेडिकल्स पे बात करने जा रहे हैं। रेडिकल्स का जो मतलब है मैंने आप लोगों को बताया था, कट्टरपंथी। वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कट्टरपंथी होते थे। समझ में आ रहा है? ये क्या होते थे? कट्टरपंथी होते थे। तो दे सपोर्ट द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी और कंट्रीज पॉपुलेशन। उन्होंने बहुमत के आधार पर सरकार का समर्थन किया था, ठीक है। यानी कि ये जो रेडिकल्स, जो कट्टरपंथी जो होते हैं, वो गवर्नमेंट को बुलाने के लिए क्या बोला कि भाई हम उन लोगों को सपोर्ट करेंगे या हम उन लोगों को मानेंगे जिसकी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी होगी, यानी सबसे ज़्यादा जिसकी जनसंख्याएं होंगी। द सपोर्ट द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी और कंट्री पॉपुलेशन, यानी कंट्री का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा बड़ी जो जाति होगी, सबसे बड़ी संख्या में जो जनजाति होगी, उसी को सपोर्ट वो करेंगे, ये ऐसा बोलें। They opposed the privilege given to a great land owners and the wealthy factory owners। उन्होंने बड़े जमींदारों को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों, यानी जो स्पेशल जो उनको अधिकार दिए जाते थे जमींदारों को, उसका विरोध किया और अमीर फैक्ट्री मालिकों का भी विरोध उन्होंने जमकर किया।
ठीक है। यानी जो ज़मींदार थे, जो हम लोग से गलत तरीके से यूज करते थे, थोड़ा सा पैसे देने पर बहुत बड़ी ज़मीन ले लिया करते थे, या जो फैक्ट्री के मालिक होते थे वो बहुत ज़्यादा ही माने के लोगों को गलत तरीके से लेबर वाइज यूज करते थे। तो इस तरीके से उनको जो है कि वो अपोज किए, है ना, ये रेडिकल्स जो थे इन सब चीज़ों का अपोज किए। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, उन मैनी ऑफ देम ऑल्सो सपोर्टेड वोमेन्स सफिकेटेड मूवमेंट्स। यानी कहने का मतलब है कि उनमें से कई ने महिलाओं के मताधिकार का भी समर्थन किया। यानी कि जो रेडिकल्स जो थे उन्होंने महिलाओं का जो रेडिकल जो लिबरल्स जो थे महिलाओं को अधिकार नहीं दिए थे, लेकिन रेडिकल्स जो बोलते थे कि भाई महिलाओं को भी हर चीज़ का अधिकार होना चाहिए, उन्हें बाहर निकलना चाहिए, वोट देना चाहिए, क्योंकि उनको भी एक समझ है कि हम कैसे अपने समाज को हम लोग चला सकते हैं। दे सपोर्टेड अ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ फ्यू। उन्होंने निजी संपत्ति यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, निजी जो संपत्ति होती थी, उसका समर्थन किया। यानी कि सबको भी अपना अपना जितना पैसा रख सकते हैं रखिए, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। लेकिन कुछ के हाथों में संपत्ति एकाग्रता को नापसंद किया। यानी कि सभी देखा गया कि भाई जो है भाई इसी के पास सारी संपत्ति है, पूरा जगह ज़मीन इसी का है, तो जिस सब पूरा तरीके से जिसके पास बहुत ज़्यादा था उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा ही क्या माने कि अच्छा नहीं समझा। कि नहीं, आपके पास इतना पैसा रहना चाहिए कि हाँ आपके पास इतनी धन दौलत या संपत्ति होनी चाहिए कि आप अपने घर परिवार को अच्छे से चला सकें, लेकिन सारी संपत्ति आप ही के पास हो, यह सही बात नहीं था। बात समझ आ रही है? तो इसका इन्होंने विरोध किया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेटिव्स के बारे में। कंजर्वेटिव्स जो परंपरावादी थे, रूढ़िवादी था, यानी कि ये अपने थी मानते थे भाई कि अगर हमारी शादी विवाह, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि शादी विवाह में भोजपुरी गीत होनी है, फिर तिलक में लड़के को गाली देनी ही पड़ती है, तो ये जो रीति रिवाज है उसी प्रकार के रीति रिवाजों को मानने वाले थे ये परंपरावादी यानी कंजर्वेटिव्स, जिसको हम लोग रूढ़िवादिता भी कहते हैं। दे अपोज द व्यूज़ ऑफ रेडिकल एंड लिबरल्स। यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि उन्होंने कट्टरपंथियों और उदारवादियों के विचारों का विरोध किया। यानी कि ये लिबरल्स और रेडिकल के जो भी उनके आइडियाज़ थे उनका विरोध किया। क्या बोला? द अर्लियर दे अपोज द आइडिया ऑफ चेंज बट बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड सम चेंजेज। पहले उन्होंने बदलाव के विचार का विरोध किया, लेकिन 19वीं सदी में उन्होंने कुछ बदलावों को स्वीकार किया। यानी कि वो उनको भी लगा कि हाँ बदलाव आना चाहिए, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती है, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ गलती थी। रेडिकल्स में कुछ ना कुछ गलती थी, लिबरल्स में कुछ ना कुछ गलती थी, ठीक है। तो ये जो थे परंपरावादी, इनको भी लगा कि नहीं ये सब गलत हो रहा है, नहीं बदलना चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में इनको लगा कि हाँ कुछ बदलाव होने चाहिए। दे asserted that a past must be respected। क्या हुआ? उन्होंने जोर देकर कहा कि अतीत का सम्मान किया जाना चाहिए, है ना। दे वॉन्टेड टू चेंज बट एट अ स्लो पेस। वे बदलाव चाहते थे लेकिन धीमी गति से चाहते थे। ये ऐसा नहीं कि भाई कल की जो महिलाएं हैं वो जो घर में रहती थी जी करके बोलती थी, अब वो डायरेक्ट आके बोले क्या कर रहे हो तुम, हमको भी 2 पैक बनाओ। ऐसा नहीं, वो चाहते थे कि धीरे धीरे बदलाव आए, लोगों को समझने का मौका मिले, पुरुषों को भी समझने का मौका मिले, महिलाओं को भी समझने का मौका मिले, रीति रिवाजों को समझने का मौका मिले, ऐसा वो चाहते थे। अचानक कोई बदलाव नहीं चाहते थे। तो आई थिंक आप लोग को लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में पूरी तरीके से डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में। क्या है इंडियन सोसाइटी एंड सोशल चेंज के बारे में? तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब होता है औद्योगिक समाज, और सोशल चेंजेस का मतलब सामाजिक परिवर्तन है, ठीक है। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मेनी चेंजेस केम इन द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। औद्योगिक क्रांति के दौरान समाज और अर्थव्यवस्था में कई बदलावें आईं। समाज में भी कई बदलावें आईं और अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी बदलावें आईं। क्या बदलावें आई उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फिगर्स दिए गए हैं। तो यहां पर जो बातें की गई हैं कि लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दिस इश्यूज, यानी कि उनमें से कुछ
की चर्चा नए शहरों, नए औद्योगिक क्षेत्रों, यहाँ से इस पॉइंट को पढ़ने के बाद हम लोग वो पॉइंट को पढ़ते हैं। न्यू सिटीज़, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड न्यू रेलवेज लाइन्स वेयर डेवलप्ड। यहाँ पर नए शहर बनाए गए, नई इंडस्ट्रियल रीजन्स क्षेत्र बनाए गए, नए रेलवे लाइन्स डेवलप किए गए कि भाई रेलवे लाइन्स बनानी चाहिए जिससे सामान्य आदान प्रदान हो, लोग आए जाएं अपने अच्छे जगह से, है ना, कोई असुविधा ना हो। मेन वोमेन एंड चिल्ड्रन वर्क इन फैक्ट्रीज, पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। वर्किंग आवर वेयर ऑफ्टन लॉन्ग एंड वेजेस वेयर पुअर। क्या होता था कि भाई इंडस्ट्रियल जाते थे कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्निंग करें, इसलिए वो क्या करते थे कि वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा रखे हुए थे और उनकी जो वेतन थी, जो सैलरी थी महीने की या पर डे की, वो बहुत ही कम हुआ करती थी। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन ड्यू टू अ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। जो बेरोजगारी जो थी वो हर जगह फैली हुई थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बहुत कम मात्रा में थी। इंडस्ट्रीज़ कम मात्रा में होने के कारण वो जो थे कि जो है कि हर जगह बेरोजगारी ही रहती थी, कोई भी नौकरी नहीं मिलता था, जिस कारण वो कम मूल्य पर ही काम करने के लिए रेडी हो जाया करते थे। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेयर अ प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वेयर ग्रोइंग रैपिडली। आवास और स्वच्छता की समस्याएं जो हर जगह थी, क्योंकि शहर तेजी से बढ़ रहे थे। शहर तेजी से बढ़ने के कारण केवल अच्छे अच्छे जो वर्ग के लोग थे, जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं या फिर अमीर जाति के जो लोग थे, वही लोग जो थे कि बहुत अच्छा कार्य कर सकते थे, बहुत अच्छा वहाँ पर रह सकते थे, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते थे। अब यहाँ पर जो है कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज। यानी कहने का मतलब कि उदारवादी और कट्टरपंथी ने इन मुद्दों की समाधान की खोज कर दी कि भाई अब इसका समाधान क्या होगा। कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ता। केवल वही लोग जी सकते थे, रह सकते थे, और बाकी गरीब लोग जो है कि फुटपाथ पर रहें और उनके गाड़ी के नीचे आ जाएं, ऐसा तो नहीं था। तो लिबरल्स और रेडिकल्स ने यहाँ कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकाल रखा था। क्या वो सॉल्यूशन थे? Many of the factory owners were liberals and radicals. Both liberals and radicals felt that workers' effort must be encouraged. They also held that its benefits would be achieved if the workforce in the economic in healthy and citizens were educated. यानी कहने का मतलब ये था कि कारखाने के जो मालिक हुआ करते थे अधिकतर वो लिबरल्स या रेडिकल्स हुआ करते थे। लिबरल्स और जो रेडिकल्स, ये जो दोनों के इन्होंने महसूस किया, है ना, इन्होंने समझा, ऐसा फील किया कि कार्यकर्ता के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि इन लोग जो है कि क्या प्रोत्साहित ही करना चाह रहा है कि भाई हम लोग को भी रहने का जगह मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि अगर इनको भी अगर नहीं रखा जाए तो हमारी फैक्ट्री चलाएगा कौन, हमारी फैक्ट्रियों में काम करेगा कौन। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको एक महत्व दिया करते थे कि भाई आपको ये चीज़ें सारी महत्व दी जा रही हैं, आप अच्छे से यहाँ पर चलिए, रहिए। तो इन्होंने भी क्या किया, उनको सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने यह भी माना कि यदि अर्थव्यवस्था में कार्यबल स्वस्थ है, यानी कि सभी को अच्छी खासी इनकम मिल प्राप्त हो रही है और नागरिक शिक्षित हैं, तो इसका लाभ कहीं ना कहीं बड़े बड़े कारखाने के मालिकों को प्राप्त होगा, क्योंकि वो अकेले कितना संभालेंगे। कहीं ना कहीं अगर हम इतनी बड़ी संख्या में आप देखेंगे ऑफिस में बहुत से हम लोग स्टाफ को रखते हैं। क्यों स्टाफ को रखते हैं? क्योंकि सभी कार्य को हम स्वयं कर लें ये संभव नहीं है। हाँ, ये संभव है कि आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन एक ही समय पे सारे कार्य को संभाल लें, यानी कि हम रिपोर्ट भी बना लें, एक्शन भी ले लें, पकड़ भी लें, ये सब हम अकेले कर लें, ये पॉसिबल संभव नहीं है। यहाँ पर हम लोग को हैंड पावर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए वैसे ही हैंड पावर की ज़रूरत पड़ेगी जो हम लोग को समझ सके, यानी आप कुछ जान सके कि आप कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे जानते हैं, कहाँ कहाँ क्या लिखना है, वो सब जान सके, उसी को हम लोग रख सकते थे। यानी इस शिक्षा एक बहुत बड़ा मददगार होने वाला था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे many working women and men who wanted changes in the world rallied around
लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप इन द अर्ली 19th सेंचुरी। कई कामकाजी महिलाएं, वर्किंग वोमेन का मतलब होता है कामकाजी महिलाएं, ठीक है, और पुरुष जो दुनिया में बदलाव चाहते थे। 19वीं सदी के शुरुआत में मैं लिबरल्स को उदारवादी बोल रहा हूँ, यानी उदारवादी, और कट्टरपंथी यानी कि रेडिकल्स जो समूह थे उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। यानी कि भाई अब ये 19वीं शताब्दी में जितने भी लिबरल्स और रेडिकल्स थे इन मजदूरों के साथ समर्थन में खड़े हो गए, ठीक है, कि भाई आप ठीक लड़िए, हम आपके साथ हैं, कोई भी तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। सरकार के विरुद्ध उन्होंने हमला बोल दिया। सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड टू रिवोल्यूशंस टू पुट एन एंड टू द काइंड of government established in Europe in 1815. The work to overthrow existing a monarch in France, Italy, Germany and Russia. कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और कट्टरपंथी चाहते थे कि 1815 में यूरोप में स्थापित सरकारों को समाप्त कर लिया जाए, क्रांतिकारियों के द्वारा इनको समाप्त कर दिया जाए। यानी पूरी तरीके से ये जो सरकार बनाई, जो रूल्स रेगुलेशन है, जो सरकार है, उसको पूरी तरह से हटा दिया जाए। उन्होंने फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में मौजूद राजाओं को उखाड़ फेंकने का काम करना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब यहाँ पूरी तरह से ख़त्म होगा। हर तरह के लोग जो है कि राजाओं के थी पर हमला बोलने लगे, ठीक है, यानी कि जो उनके जो महलें थी उनको पर हमला बोलने लगे। राष्ट्रवादी अब यहाँ पर देखने वाले कि नेशनलिस्ट एम्फेसिस ऑन रिवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट अ नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट। आफ्टर 1815 Giuseppe Mazzini एंड इटालियन नेशनलिस्ट कॉन्स्पायर्ड विथ अदर टू अचीव दिस इन इटली। यानी कि कुछ राष्ट्रवादी जो थे, ठीक है, राष्ट्रवादियों ने उन क्रांतिकारियों पर जोर दिया जो इन्हें अधिक से अधिक मात्रा में पैदा कर सकें, यानी कि अधिक से अधिक क्रांतिकारी पैदा कर सकें। राष्ट्र जहाँ सभी नागरिकों को समान अधिकार हो सकें, यानी सभी को एक समान अधिकार मिल सके, ठीक है, सभी लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त हो, कोई भी इधर उधर नहीं भटके, ठीक है। तो इस तरीके को लोगों को बचाने के लिए अधिक से अधिक क्रांतिकारियों की जरूरत पड़ रही थी। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिउसेppe मेज़ानी ने इटली में इसे हासिल करने के लिए दूसरों के साथ साजिश रची। अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप लोगों को कोई किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई समर्थन थी प्राप्त होगा। वहाँ कहीं ना कहीं लोग आपको डेडिकेटेड करेंगे या फिर आपको चेक करेंगे और उसी का कोई ना कोई फ़ायदा उठाएगा। तो उसी गिउसेppe मेज़ानी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं 1815 में। अब हम लोग का जो गिउसेppe मेज़ानी का फ़ोटो है आप लोग देख सकते हैं। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, ये टॉपिक हम लोग जा रहे हैं पढ़ने अभी। तो हम लोग आ चुके हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप पर पढ़ने हम लोग ये चैप्टर जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग का लिखा हुआ है क्या है कि बाय द मिड ऑफ 19th सेंचुरी इन यूरोप सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड विस्पर्ड अटेंशंस। सोशलिस्ट were against the idea of private property but had differing ideas on how a society without property could operate। यानी कहने का मतलब ये है कि यूरोप में समाजवाद का आगमन यूरोप का, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यानी यूरोप में समाजवाद का आगमन बाय द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य में। सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया दैट अट्रैक्टेड अ विस्परीट अटेंशन। यानी कहने का मतलब ये है कि समाजवाद जो था, जो समाज में जो विचारें होती हैं, समाजवाद जो विचार का एक प्रसिद्ध जो थी बन चुका था, मतलब कि बॉडी एक अच्छी स्पेशल बॉडी बन चुकी थी जिसने व्यापक ध्यान आकर्षित किया, यानी सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया कि समाजवाद क्या होता है, लोग समाज में किस तरीके से रहते हैं, लोग इस तरीके से जो नया रिजल्ट प्राप्त होने प्रारंभ हुई है ना कहीं लोगों में एक समाजवाद का दृष्टिकोण ला दिया, ठीक है। और ये सभी लोग इसके बारे में जानने के लिए बड़ी उत्सुकता रखने लगे। सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट हैड अ डिफरेंट आइडिया ऑन हाउ अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी कुड ऑपरेट।
यानी कहने का मतलब ये है कि समाजवादी जो निजी संपत्ति रखते थे, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, के विचार के खिलाफ थे। यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो लोग खिलाफ थे कि भाई ये सब कोई अपना प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं रखेगा। इन लोग के विचार के खिलाफ थे। लेकिन संपत्ति के बिना समाज कैसे चल सकता है, इस पर अलग अलग विचार थे। अब भाई ये लोग सोचते थे कि नहीं, सभी को एक समान रहना है, सभी को जो है कि जितनी पैसे हैं उन सभी के पास एक समान होनी चाहिए, इक्वलिटी को ध्यान देना चाह रहे थे। लेकिन देखा ये जाता था कि कुछ पूंजीपति वर्ग अगर नहीं होते, कुछ अच्छे ज़्यादा स्पेशल लोग नहीं होते, तो वो कैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों को, बड़े बड़े फैक्ट्रियों को कैसे इस्टेब्लिश कर पाएंगे। जब वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, सबको इक्वली रह पाएगा, तो भाई काम कौन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि भाई अलग अलग सबके अलग अलग विचारें थी। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर बात किया जाए तो रॉबर्ट ओवेन नामक एक व्यक्ति थे, उनके जो विचार थी उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक समाजवादी थे। 1771 से 1858 तक इन्होंने अपना सहयोग दिया। ही बिलीव्ड इन अ सेटिंग अप ऑफ अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी इन इंडियंस यूएसए। यानी कहने का मतलब ये है कि उन्होंने न्यू हार्मोनी नामक एक सहकारी समुदाय की स्थापना में विश्वास किया। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक जो है कि एक ऐसे समुदाय की स्थापना की जाए जो हर तरह से लोगों की मदद करेगा, ये माने उसको कॉपरेट करेगा, लोगों को, कम्युनिटियों को, ठीक है, ये कॉपरेट करेगा, उनकी सहायता करेगा, उनके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। ऐसे एक हम लोग समाज की अथी करें जो उसके पास अधिक से अधिक पैसे होगा, ज़रूरत पर ये किसी के काम आएगा। एक ये संस्था बनाने की बात की है रॉबर्ट ओवेन। उसी पर लुइस बैलेंस का जो करना था, इन्होंने अपना सहयोग 1813 से 1882 तक दिया। एक समाजवादी थे ये भी। इनका कहना ये था कि ही वॉज अ फ्रेंच सोशलिस्ट हु वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस अ कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेज। कहने का मतलब यह है कि यह एक फ्रांसीसी समाजवादी थे जो चाहते थे कि सरकार सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करे और पूंजीवादी उद्यमों को बदलाव करे। मैंने ये जो चाहते थे कि भाई जितने भी सरकारी जो होती है, सरकार जो है वह ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करे जो दूसरों की मदद करने के लिए आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल करे, उनको अधिक से अधिक लाभ दे। दिस कोऑपरेटिव वेयर एसोसिएटेड एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस अ गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स। यानी इनका कहना ये था कि ये सहकारी समितियों को उन लोगों के संघ थे जो एक साथ माल का उत्पादन करते थे। यानी कि ये उन लोगों का माने कि समर्थन करते थे जो एक साथ मिलकर जो है कि सामान बनाते थे, माने कि प्रोडक्ट बनाते थे, और जो उनके द्वारा जो अर्निंग की जाती थी वो एक समान रूप से विभाजित होती थी उनके वर्क के आधार पर। यानी कि कोई 8 घंटा वर्क किया तो 8 घंटे के हिसाब से, कोई 10 घंटा वर्क किया तो 10 घंटे के हिसाब से। ठीक है, एक सही माने कि उनको ये कहना था कि जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा दिया जाएगा। ये नहीं कि कोई 8 घंटा काम कर रहा है, कोई 10 घंटा काम कर रहा है और पैसा एक समान दिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। इनका कहना ये था कि जो है कि पैसा जो है वो वर्किंग के आधार पर, वर्किंग आवर के आधार पर और मेहनत के आधार पर डिवाइड की जाए। लुइस बैलेंस का कहना था। क्षमा चाहते हैं। कार्ल मार्क्स वहीं पर आ चुके थे और ये इनका भी सहयोग जो था 1818 से 1883 तक था। 1818 से 1883 तक था इनका जो कार्य जो था। He believed that the industrial society was capitalist and the profit of capitalist was produced by workers. कार्ल मार्क्स का यह मानना था कि औद्योगिक समाज जो है पूंजीवादी है। यानी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा ही पूंजी वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा ही पैसे वाले लोग हैं, और पूंजीपतियों का लाभ श्रमिकों द्वारा पैदा किया जाता है। यानी जो पूंजीपति जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको वर्कर कमा कर दे रहे हैं। भाई सही बात है, ये वर्कर अगर काम नहीं करते तो ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना पाते, अब प्रॉफिट नहीं पाते तो इनके पास उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात सही है कि अगर ये बिजनेस नहीं खोले होते हैं या इतने बड़ी ये फैक्ट्री नहीं लगाए होते हैं तो वो वर्कर को काम नहीं मिलता और वो लोग भूखे रह जाते हैं। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स could not improve till the profit was accumulated by private capitalists. He believed
मैं आप लोग को बताना चाहूँ कि मैं यहाँ पर अभी पढ़ा रहा हूँ। ही बिलीव दैट टू रिमूव अ कैपिटलिज्म वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी इन विच ऑल प्रॉपर्टी वुड बी सोशल कंट्रोल्ड। दिस गिव बर्थ टू द आइडिया ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी। यानी कहने का मतलब ये है कि उनका मानना था कि पूंजीवादी को दूर करने के लिए श्रमिकों को, यानी कि जो वर्कर्स थे, उनको एक मौलिक समाजवादी समाज का निर्माण करना होगा। यानी कि सभी को एक जैसा आधारित है ना, मौलिक अधिकार जो होते हैं, उनके जो बेसिक जो राइट्स होती है, वैसा एक समाजवाद का निर्माण करना पड़ेगा जो एक दूसरे के प्रति इंसानियत का भावना रख सके। जिस बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में, जो 1820 से 1895 तक अपना कार्यकाल रखे थे। उन्होंने ही सजेस्टेड दैट वर्कर हैव टू रिमूव अ कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन्होंने सुझाव दिया कि श्रमिकों के पूंजीवाद और के शासन को हटाना होगा और निजी संपत्ति जो है उसको भी जो है कि ज़्यादा ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से लाना होगा। ठीक है, यानी इनका मानना था कि ये जितने भी वर्कर्स हैं, श्रमिक हैं, वो उनको एक क्रांति करनी होगी और जितने भी पूंजीवादी हैं उनको हटा देना होगा, है ना। और प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसके पास बहुत ज़्यादा है उसको भी एक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से लाना पड़ेगा। ठीक है, यानी इन्होंने बोलता है कि भाई पूंजीवादी नहीं होने चाहिए। अब अलग अलग विचार थे, जिसके कारण लगातार जो है कि यूरोप जूझ रहा था। कोई कुछ और बोल रहा था, कोई कुछ और बोल रहे थे। रॉबर्ट ओवेन का बोलना कुछ और था, लुइस बैलेंस का बोलना कुछ और था, कार्ल मार्क्स का बोलना कुछ और था। इसी तरीके से कई लोगों का, फ्रेडरिक एंगल्स का मानना कुछ और था। इस तरह से बहुत से अलग अलग विचारें थी, जिन कुछ खास विचारों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म के बारे में, यानी कि समाजवाद के लिए समर्थन के रूप में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। समाजवाद के लिए समर्थन। The spread of socialist ideas through Europe led to the formation of an international body, that is the Second International। कहने का मतलब यह है कि यहाँ तक हम लोग सेकेंड इंटरनेशनल तक आए। यूरोप के माध्यम से समाजवादी विचारों के प्रसार ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया। यानी कहने का मतलब यह है कि जब लोगों में इंटरनेशनली बात को, यानी कि सामाजिक बातों को दूसरे जगह तक फैलने लगी, एक देश से दूसरे देश जाने लगी, तो कहीं ना कहीं ये दूसरे देशों को भी ये समर्थन मिलने लगा। दूसरे देश भी, है ना, समाजवाद को अपनाने में लग गए। द एसोसिएशंस ऑफ वर्कर्स लाइक अ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड अ लेबर पार्टी बिगेन टू बी formed in England and Germany। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और लेबर पार्टी जैसे कई कार्यकर्ताओं के संघ इंग्लैंड और जर्मनी में बनने लगे। यानी कहने का मतलब है कि इंग्लैंड और जर्मनी सबसे पहले एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने लगा, सोशल पार्टी बनाने लगा, लेबर पार्टी बनाने लगा, जैसे वहाँ के लोगों को एक समर्थन मिलने लगा। वहाँ के लोग आगे बढ़ने का सोचने लगे कि भाई हमारे अब देश में अच्छा खासा लोग काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों का एक सही आधार बन पा रहा है। अगर ये नहीं पढ़े लिखे होते हैं तो कहीं ना कहीं समाज उस समय भी लड़ रहा होता, झगड़ रहा होता। लेकिन इनके आगे बढ़ने का कारण क्या था? एक अच्छा खासा एजुकेशन प्राप्त रख पाना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जो उन जर्मनी में गठन किया गया था, जो क्या क्या उनके कार्य थे। टू इम्प्रूव द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स, काम करने और रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए। ठीक है, यानी टू इम्प्रूव द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स, यानी कि जो वर्कर्स थे उनके काम में सुधार आए और उनके लिविंग एंड स्टैंडर्ड को भी बढ़ा किया जाए। दूसरा पॉइंट है द सेटअप ऑफ फंड्स टू हेल्प अ मेंबर वर्कर्स इन अ डिफिकल्ट टाइम्स। यानी कि उन्होंने जो समय में सदस्य कार्यकर्ताओं की मदद के लिए धन की स्थापना की,
यानी कि भाई कि अचानक उनका अगर कोई तरह का प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई उनके परिवार को या फिर उनके परिवार में कोई दिक्कत आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या बीमारी हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं उस पैसे से उनकी मदद कर सकें। उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया। दे डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। उन वर्करों को भी उन्होंने ये किया कि भाई जितने भी जो वर्कर हैं उनके काम के जो करने के जो घंटे हैं उनको कम किया जाए, ठीक है, और उनको वोट देने का, मत देने का अधिकार दिया जाए कि भाई ये वर्कर को भी जीवन है कि भाई हाँ किसको वोट दिया जाए, किसको वोट नहीं दिया जाए, इनको भी सोचने समझने की शक्ति है और ये भी इनको अधिकार होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। By 1905, Socialist and Trade Union formed a Labour Party in Britain and Socialist Party in France. 1905 तक समाजवादियों और ट्रेड यूनियनों ने ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी की स्थापना कर दी और फ्रांस में एक सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर दिया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लोग स्थापना करने में लगे हुए थे कि हर तरह एक समाजवाद का अलग अलग पहचान बनते जा रहा था। However, till 1914, socialists did not succeed in forming a government in Europe. Socialists were represented by strong figures in parliamentary politics, but government continued to be run by conservatives, liberals and radicals. यानी कहने का मतलब ये है कि हालांकि 1914 तक समाजवादी यूरोप में सरकार बनाने में सफल नहीं हुए, यूरोप में सरकार बनाने में सफल नहीं हुए। 1914 तक कोई भी सरकार नहीं बनी। संसदीय राजनीति में समाजवादियों का प्रतिनिधित्व मजबूत शख्सियतों यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोगों के द्वारा किया जाता था। जो समाजवादी प्रतिनिधि थे, जो अपने समाज के प्रति बातों को रखने आते थे पार्लियामेंट में, वो एक बहुत बड़े बड़े शख्सियत थे, मजबूत शख्सियत थे, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था। लेकिन सरकारें रूढ़िवादियों और उदारवादियों कट्टरपंथियों तरह चलती रहीं। इस तरीके से हम लोगों ने इस टॉपिक में बहुत से बातों को किए, बहुत से बात किए। क्षमा चाहते हैं थोड़ा सा कॉल के लिए। यहाँ पर अलग अलग द्वारा सरकारों रूढ़िवादियों, उदारवादियों और कट्टरपंथियों द्वारा चलती रहीं, क्योंकि हर समय कोई ना कोई उदारवादी, कोई ना कोई कट्टरपंथी, कोई ना कोई और उदारवादिता, रूढ़िवादिता, ये लोग जन्म लेते रह गए और सरकार इस तरह से चलती रह गई। अब हम लोग आगे जो ये पढ़ेंगे वो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। रशियन रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या है, नए वीडियोस में आपको ज़रूर ला के देंगे हम, और बहुत जल्द वो वीडियो आएगा। इतना अगर आप लोगों को यहाँ तक की मेहनत अगर बहुत पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें इस चैनल को, ये अनुरोध है मेरा। धन्यवाद, थैंक यू।